महाभारत 2024 के रण के मरुधरा मोर्चे पर बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रही है। आज बात होगी करौली धौलपुर लोकसभा सीट की। यह सीट एससी आरक्षित है। एक तरफ है बीजेपी जिसने सिटिंग एमपी का टिकट काट इंदु देवी जाटव पर दांव खेला है। दूसरी तरफ है कांग्रेस जिसने भजनलाल जाटव को मैदान में उतारा है। वहीं बीएसपी प्रत्याशी विक्रम सिंह सिसोदिया ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचतंत्र। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। किसका एजेंडा सीट पर सेट हो रहा है? क्या जाति फैक्टर भुनाने की कोशिश हो रही है? क्या है वो समीकरण जो यहां जीत की आधारशिला रखने वाले हैं? आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। पूर्व विधायक है सुखराम कोली जी, भाजपा की ओर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है सुखराम जी आपका। और अभिषेक शर्मा मेरे सहयोगी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। कुछ ही देर में बसपा से भी हमारे साथ गेस्ट जुड़ेंगे। कांग्रेस के जिन चेहरों को हमने इन्वाइट किया था वो दरअसल कांग्रेस की आज जो बड़ी रैली, बड़ी सभा जयपुर में हुई है, अधिकतर चेहरे वहां पर मौजूद हैं। ऐसे में जुड़ पाने में सफल अपने आप को सक्षम नहीं पा रहे हैं। हालांकि कोशिश हमारी टीम लगातार उनसे संपर्क की कर रही है। मैं अभिषेक आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। किस तरह का मुकाबला इस सीट पर नजर आ रहा है? वो कौन से मुद्दे हैं जो इस वक्त हवाओं में है? लोग किस तरह के सवाल पूछ रहे हैं? बिल्कुल स्वप्न, अगर बात करें तो मुकाबला त्रिकोणीय ना रहेगा। बसपा तो मुझे लगता है कहीं नजर ही नहीं आ रही, वो बसपा कहीं नजर ही नहीं आ रही है। हालांकि बसपा से विक्रम सिसोदिया ने टिकट मिला है। पहले वो कांग्रेस में थे और उसके बाद कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया तो बसपा में आए हैं वो। पर बात करें तो चुनाव की चर्चा हो रही है, वो देखा जाए तो मोदी का जोर जोर ज्यादा है। राम मंदिर की चर्चाएं ज्यादा चल रही हैं। लोग राम मंदिर को देखते हुए बीजेपी शायद धौलपुर से सीट है वो निकल सकती है। और एक तरफ प्रचार की बात करें तो प्रचार दोनों ही पार्टियों का धौलपुर में कमजोर दिखाई दे रहा है, स्लो दिखाई दे रहा है। अभी तक कोई प्रत्याशी है भजनलाल जाटव हो या इंदु जाटव हो, दोनों धौलपुर शहर के अंदर नहीं आए हैं। हालांकि बाड़ी और राजाखेड़ा में इन्होंने प्रचार किया है पर धौलपुर सिटी में इनका कहीं भी नाम दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी चुनाव दोनों में फाइट रहेगी, या कांग्रेस हो या बीजेपी। जी स्वप्निल, बिल्कुल। विधानसभा स्तर पर तो हमने देखा ही है कि विधानसभा में जिस तरह के नतीजे रहे तो किस दल का पलड़ा किस तरह से भारी है वो तो सभी जानते हैं, उस पर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या कास्ट क्या जाति वाला फैक्टर यहाँ पर परोसा गया है? हालांकि एससी आरक्षित सीट है लेकिन कांग्रेस जाति से जुड़े एक वादे के साथ मैदान में है। बीजेपी कास्ट को मानती नहीं है, वो जो अपने 4 वर्ग है उसके साथ मैदान में है। क्या कास्ट का फैक्टर चर्चाओं का विषय है? अभिषेक। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपनी बात करें तो दोनों ही समाज ने जाटवों को टिकट दिया है। भजनलाल जाटव को टिकट दिया है, उधर इंदु जाटव को टिकट दिया है। तो कहीं ना कहीं कास्ट का भी फर्क रहेगा। जाटव समाज भी देखा जाए तो ज्यादा है करौली विधानसभा धौलपुर विधानसभा दोनों में। तो एससी वर्ग है, उनकी क्षमता ज्यादा है चुनाव वोटरों की, तो उसका फर्क तो पड़ेगा, ये तो है। ठीक है अभिषेक, आप मेरे साथ बने रहें। देखिए, आप बसपा प्रत्याशी भी अब टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं, विक्रम सिसोदिया जी। हालांकि वो इस वक्त प्रचार में बिजी हैं और अपने समर्थकों के साथ लोगों से वोट मांग रहे हैं, तो वही तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है। उनसे जैसे ही बात करने की स्थिति बन पाएगी उनसे मैं सवाल भी लूंगा। सुखराम जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सुखराम, इनका नाम ठीक कर ले, सुखराम कोली हैं। सुखराम जी, मेरा सवाल आपसे ये है, टिकट कटा एक ऐसी शख्सियत का जो 2 बार वहां से जीता, क्या इसको लेकर पार्टी के भीतर कोई नाराजगी है? क्या कुछ धड़े हैं जो नाराज हैं? बहुत पहले तो सबसे पहले तो आपका और पूरी टीम का और पूरे चैनल के जितने भी हमारे दर्शक हैं उनका बहुत बहुत आभार। और रही बात आपसी मतभेद की, तो भाई ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है जिसमें आंतरिक लोकतंत्र को आप देख सकते हैं। जिसमें हमारे 3 बार आदरणीय डॉक्टर मनोज शर्मा जी चुनाव लड़े थे, उन्होंने सहर्ष रूप से इंदु देवी जाटव का जब टिकट फाइनल हुआ तो एक डॉक्टर मनोज शर्मा ही नहीं अपितु तो जितने भी प्रत्याशी टिकट मांग रहे थे, लगभग 58 प्रत्याशी टिकट मांग रहे थे और 58 प्रत्याशियों ही सहर्ष रूप से बहन इंदु देवी जाटव को अपना समर्थन दिया है और उनके साथ है। और किसी भी प्रकार का हमारे भारतीय जनता पार्टी में किसी भी तरह का कोई मतभेद नहीं है। सब एकजुट होकर के बहन इंदु देवी जाटव को विजयी बनाने में लगे। लेकिन चर्चाएं इस तरह की भी हैं सुखराम भाई की जो सिटिंग एमपी हैं वो एक खास गुट के थे, इस वजह से उन्हें हटाया गया। खबरें तो ये भी आई कि बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता और आरएसएस प्रमुख तौर पर उनसे नाराज है, इसलिए उनका टिकट कटा है। अगर ये स्थिति है तो वो चेहरे अब आपका साथ देने की स्थिति में आ गए तो आप कंफर्टेबल महसूस कर रहे होंगे।
ये सिर्फ हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे लोग हैं वो एकजुट हैं, और ये कुछ भ्रामक खबरें फैलाई जाती हैं जिनका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। और रही गुटबाजी, भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी नहीं है। ये गुटबाजी तो आप देख सकते हैं किस तरह से कांग्रेस में फुटबॉल इस समय चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक मुखी है और सब एक जगह हैं, और सभी के सहयोग और समर्थन से ही इंदु देवी जाटव आगे बहुत भारी मतों से विजयी बनेंगी। और जो अन्य जो संघ है या हमारी भारतीय जनता पार्टी है, सब एक जगह है, और यही तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र की तो संघ खूबसूरती की है। नाराजगी वाली जब कोई कोई बात नहीं है, संघ की नाराजगी वाली नहीं, कोई बात कोई नहीं। हालांकि संघ तो नाराजगी अब खुश नहीं है, होगा, सबका- वो जिन्हें नहीं चाहते थे वो हट गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वो उन्होंने भी अपने कार्यकाल में 2 बार वो हमारे सांसद रहे, 1 बार वो हार गए थे। दोनों ही बार उन्होंने भी क्षेत्रों में काफी अच्छा काम किया है, और वो हमारे आदरणीय सांसद रहे थे, और उनका भी इस चुनाव में बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है और मिलेगा। उनके जितने भी समर्थक है वो सब भारतीय जनता पार्टी की बहन इंदु देवी जाटव को जिताने में लगे हुए हैं। क्या बीजेपी को ये डर है कि बसपा टिकट काट सकती है? काटेगी तो दोनों धड़ों के भी काट सकती है, हो सकता है बीजेपी के काट ले, हो सकता है कांग्रेस के काट ले, क्योंकि आप देखिए आपने और कांग्रेस ने दोनों ने सेफ खेला है, दोनों ने जाटा उतारा है। देखो, इसमें भारतीय जनता पार्टी के सामने न तो कांग्रेस है न बसपा है, क्योंकि दोनों ही प्रत्याशी आयातित हैं। एक ग्वालियर से आकर के धौलपुर में बसा और वो बसपा से टिकट ला करके चुनाव लड़ रहा है। दूसरा, जब पूरी कांग्रेस के राजस्थान के आला कमान को कहीं से कोई प्रत्याशी या धौलपुर जिले में कांग्रेस के पास कोई कार्यकर्ता नहीं था या प्रत्याशी नहीं था, जो एक आयातित भ्रष्टाचार, जो महाभ्रष्ट मंत्री रहा है गहलोत सरकार का, उसको लेकर के अगर ये धौलपुर करौली लोकसभा से उनको उतारा है तो उनका तो कोई जमीन ही नहीं है यहाँ पे। उनसे नेता ही उनके इतने नाराज है कि अभी तक आपने देखा होगा कहीं प्रचार में कहीं उनको भजनलाल जाटव जी को देखा ही नहीं है। आपने देखा ये भजनलाल जाटव जी उस समय कहाँ गए थे जब जिस समय धौलपुर की सारी सड़कें, करौली की सारी सड़कें फूटी पड़ी थी, और जब पूरी जो सड़कें का पीडब्ल्यूडी का जो डिपार्टमेंट था पूरा वो कमीशन की भेंट चढ़ा हुआ था। अगर ऐसे भ्रष्ट उसको यहाँ से सांसद का टिकट दिया है तो उसका कोई धरातल नहीं है यहाँ पे। दोनों ही आयातित प्रत्याशी है। हमारी बहन इंदु देवी जाटव करौली की रहने वाली है, पूर्व में भी प्रधान रही हैं, तो उनके सामने इन दोनों की कोई अहमियत नहीं है, और न कार्यकर्ता सब समझते हैं, चाहे वो किसी भी जाति समुदाय या तो पंथ का इतना हो। समय बीतने के बाद क्या झिझक है जो भाजपा को भी धौलपुर तक नहीं ला पाई है प्रचार के लिए, प्रत्याशियों को धौलपुर तक नहीं ला पाई है? करौली और धौलपुर के आसपास ही प्रचार चल रहा है, शहर तक ये आना नहीं चाह रहे हैं, क्यों? जो भी किया है वो गलत कहा गया। मेरी खुद के जो मैं बसेड़ी विधानसभा से बिलोंग करता हूँ, यहाँ से शुरुआत हुई थी प्रचार की, और समय कम होने के कारण पहले एक दिन बसेड़ी में प्रचार हुआ, एक दिन राजाखेड़ा में प्रचार हुआ, एक दिन धौलपुर में प्रचार हुआ, और एक दिन बाड़ी में प्रचार हुआ। हमारी किसी योजना के भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व और हमारे जो जिले के जो रणनीतिकार हैं, उन्होंने एक योजना के तहत हमने जो मुख्य बाजार हैं उनको छोड़ रखा है, चाहे वो बसेड़ी का बाजार हो, चाहे बाड़ी का हो, चाहे धौलपुर को, उस रणनीति के तहत यहाँ पर आपको उनको अभी छोड़ा गया है। दूसरे मैं एक आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आज करौली धौलपुर लोकसभा में बहन इंदु देवी जाटव जो सौम्य स्वभाव की जो कैंडिडेट है, वो बदस्तूर दिनों रात मेहनत कर रही है, उनके साथ कार्यकर्ता तो जिन मेहनत कर रहे हैं। क्षेत्रों को छोड़ा गया वहां पर कार्यकर्ता लगे पार्टी हुए हैं। अपने वोट को नहीं देख पा रही है, इसलिए छोड़ दिया गया कि वहां पर फालतू में मेहनत क्यों लगाना, या उसके पीछे कोई ठोस कारण है? नहीं, ठोस कारण यह है कि हम चारों तरफ से पहले हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला हमारा कार्यकर्ता है, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हमारे बंधु हैं, उनसे पहले जनसंपर्क किया जाए। उसके बाद में हम जितने भी हमारे कस्बा और शहर हैं उनमें हम उनमें प्रचार करेंगे। अच्छा, मैं एक बार फिर यहाँ पर अपने सहयोगी अभिषेक का रुख करूंगा। अभिषेक, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब ऐसा तो नहीं है कि कार्यकर्ता नहीं है, कार्यकर्ता अपने स्तर पर प्रचार की कोशिश कर रहे होंगे, वो लोगों के बीच में जाकर क्या कह रहे हैं? मैं देखिए, जैसे कांग्रेस अभी जातिगत जनगणना की बात लेकर आई है, ये एक लोकसभा सीट ऐसी है जो उन सीटों में शुमार करती है जहां पर इस तरह के वादे चल सकते हैं, जहां के नतीजों के हिसाब से ये देखा जाएगा कि कांग्रेस के वादे में दम है या नहीं है। सुखराम जी, जैसे आपने कहा था कि बीजेपी की इंदु जाटव प्रचार कर रही है, धौलपुर शहर में रहेंगे, आप मुझे ये बताना चाहेंगे कि इंदु जाटव जी धौलपुर सिटी में कब आई थी और कब प्रचार किया था? मेरे हिसाब से अभी धौलपुर सिटी में प्रचार नहीं किया है। मैंने राजा खेड़ा और बाड़ी की बोल दिया था कि बाड़ी में प्रचार हुआ है। धौलपुर में इंदु जाटव ने अभी तक प्रचार नहीं किया, ना शहर में आई, ना धौलपुर विधानसभा क्षेत्र के किसी गांव में भी गई है। आप बताइए गांव का नाम, शहर का नाम मुझे, राजा खेड़ा बसेड़ी छोड़ के। नहीं, मैं आपको थोड़ा सा निवेदन करूंगा आपसे कि शायद हो सकता है आपके संज्ञान में नहीं हो,
शायद ये जो पूरा टूर एक दिन का रहा है उनका, ये तसीमो वाले रोड पे पूरा उनका टूर रहा है। धौलपुर में नहीं गई है वो प्रचार करने, रणनीति के तहत नहीं गई है। सैपऊ तक रहा है, सैपऊ माँ सैपऊ में आई है, सैपऊ के अलावा नहीं आई है। सैपऊ तक के जितने जो ये रूट था पूरा धौलपुर से लेकर के नहीं, हालांकि अभी अभिषेक अभी भी समय बचा है, अभी भी समय बचा है। हो सकता है आने वाले दिनों में इस तरफ आए, प्रचार की रणनीति दलों ने अपने अपने हिसाब से बनाई है। लेकिन बसपा प्रत्याशी विक्रम सिसोदिया जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम जी, स्वागत है आपका। कोई भविष्य नजर आ रहा है बसपा का इलाके में आपको? थैंक यू सर जी। मेरे साथ में पूरा जिला एक हो चुका है और आप देखेंगे कि करौली जो जिला है वो पहले से बसपा का पूरा एकमात्र, मैं बात करूं कि वर्तमान में मैं एकमात्र प्रत्याशी हूं करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र से, इसलिए मुझे पूरा धौलपुर लेकिन जिले बसपा का बड़ा अजीब खेल नहीं हुआ कि बसपा ने अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए, जिन्होंने टिकट, जिन्होंने नामांकन कर दिया उसे टिकट दे दिया? जी सर, मैं ये पूछ रहा हूं कि ये बड़ा अजीब खेल नहीं हुआ बसपा का? ये बसपा का कॉन्फिडेंस नहीं बताता कि उन्होंने नाम तो किसी का ऐलान किया ही नहीं, जिसने भर दिया उसको टिकट दे दिया? ऐसा कुछ नहीं कि वास्तव में ये कैंडिडेट है, दमदार कैंडिडेट है, जिसके पास में सर्व समाज का आशीर्वाद है और सर्व समाज के साथ में सर्व समाज को लेकर चलने वाला व्यक्ति है। और धौलपुर की जनता इस बार चाह रही थी कि स्थानीयता को प्राथमिकता दे, स्थानीयता को मुद्दा बनाए। आज तक के इतिहास में धौलपुर से टिकट तो बहुतों को मिले, लेकिन आज तक कोई सांसद नहीं बन पाया। कुछ चेहरों की वजह से बसपा राजस्थान में बदनाम हुई है। नेता और नेता बने। कुछ चेहरों की वजह से राजस्थान में बसपा बदनाम हुई है। बदनाम इस बात को लेकर कि बसपा के चेहरे बसपा में तो रहते ही नहीं, वो तो यहाँ वहां सरक जाते हैं अगर जीत गए तो। देखिए, ऐसा कुछ नहीं माननीय बहन जी, जिसको आशीर्वाद देके भेजती हैं, और जो कैंडिडेट जिस तरीके लड़ता है वो उन्हें बदनाम के खरीदने का कौन काम करता है? वो बदनामी का ऐसा कोई कारण नहीं है। बसपा कैडर बेस पार्टी है और बसपा का वोट बैंक एक निश्चित वोट बैंक है, जो पूर्ण स्वरूप वोट बैंक डलता है। और डलने के बाद में अगर कोई जो पार्टी का व्यक्ति अगर जीत के कहीं इधर उधर हो जाता तो ये उसकी कमी है, ना कि बहुजन समाज पार्टी की। बहुजन समाज पार्टी हमारी बहन जी के और जो मानवर काशीराम साहब को लेकर चली, दलित शोषित वंचितों के और साथ में गरीबों के हितों के लिए, सर्व समाज को साथ लेकिन विक्रम भाई, आप भी तो हाल ही में बसपा में आए हैं, बहुत ज्यादा समय बसपा में आपको हुआ नहीं है। आपको बताना चाहता हूं, सन 2009 से लेकर बात करें तो 13 से 14 तक मैं करीब 5 साल मैंने बहुजन समाज पार्टी में शुरुआत की थी मैंने पार्टी की। और शुरुआत होने के साथ में मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, मैंने कांग्रेस से टिकट मांगा था, लेकिन कांग्रेस ने मुझे टिकट नहीं दिया। और कांग्रेस ने जब टिकट नहीं दिया तो भाई मुझे धौलपुर के विकास के लिए, धौलपुर के कह सकते हैं, इसलिए मैंने ये चुना। तो आपके वादे क्या हैं? आप क्या कर ले जाएंगे? जैसे चाहे करौली की चारों विधानसभाएं हो, चाहे धौलपुर की चारों विधानसभा, 100% मैं जीत के आंकड़ों को छू रहा हूं। जनता का नहीं, लेकिन आप लोगों के बीच में वादा क्या कर रहे हैं और उसको बसपा कैसे पूरा करेगी? जी सर, मैं ये कह रहा हूं, आप लोगों के बीच में वादा क्या कर रहे हैं, और दूसरा कि फिर उन वादों को बसपा कैसे पूरा करेगी? कुछ तकनीकी खामी आई है, लेकिन इससे पहले सुखराम जी मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं एक सवाल आपसे लेना चाहता हूं सुखराम जी। रेलवे लाइन की जो मांग है करौली धौलपुर में इस लोकसभा सीट में, वो तो काफी समय से चली आ रही है। अब 10 साल आप रहे यहां पर लगातार, वो समस्या तो जस की तस है। तो आप लाख डबल इंजन बोलने, लोग क्यों मानेंगे कि डबल इंजन है? भाई साहब, मैं ये आपसे निवेदन करूंगा, शायद ये पूरी नॉलेज नहीं है। जो धौलपुर से लेकर के और गंगापुर तक जो लाइन बननी थी, आदरणीय हमारे पूर्व सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया के अथक प्रयास से और हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से ये लाइन का स्वीकृत हो चुकी है। और स्वीकृत होकर के अगर आप देखेंगे तो धौलपुर के आसपास जो हमारे अवध भैया है और उनको पूछना, धौलपुर के आसपास काफी काम हो चुका है और वो काम द्रुतगति से हो रहा है। बहुत जल्दी ये सौगात आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे करौली धौलपुर लोकसभा 10 साल में तो ये सौगात कंप्लीट हो जानी चाहिए थी, क्योंकि इलाके की बड़ी समस्या थी। अभी कार्य प्रगति पर है, अभी कार्य पूरा हुआ नहीं है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बिल्कुल ही कार्य पूरा नहीं हुआ है, प्रगति पर है। परंतु उसके बीच में आप अच्छी तरह जानते हैं कि कुछ ऐसी
फॉर्मेलिटीज होती है कि उनको पूरा करने में समय लगता है, चाहे वो वन विभाग की फॉर्मेलिटी हो, माइंस विभाग की फॉर्मेलिटी हो, या पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की रोड है उनके ऊपर कहीं फॉर्मेलिटी हो, ये सारी फॉर्मेलिटियों में ये टाइम लगा है। और निश्चित रूप से बहुत 2018 तक जल्दी जहां तक मेरी नजर जाती है, 2018 तक तो एक तरह से देखें डबल इंजन की सरकार ही थी यहाँ पर। इसके बावजूद अगर कोई समस्या आई है तो ये समझ से परे है। लेकिन अभिषेक, एक बार मैं आपके पास आ रहा हूं। अभिषेक, मेरा सवाल यह है कि क्या ये रेलवे लाइन वाला मसला अब भी प्रमुख चुनावी मुद्दे के तौर पर इलाके में है? बिल्कुल, बात करें तो रेलवे लाइन का काम तो चल रहा है, पर काफी स्लो हुआ है। और आने वाले समय में ये काम देखा जाए तो शहर लोगों के लिए अच्छी राहत मिलेगी, क्योंकि काम की अब स्पीड थोड़ी बढ़ती नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि 2024 तक ये रेल का काम पूरा हो जाएगा। और करीब यहाँ पर देखा जाए तो इसका भी थोड़ा असर पड़ेगा चुनाव पर, क्योंकि लोग को फायदा मिलेगा। गंगापुर करौली आने वालों को, जहाँ धौलपुर से ट्रेन जाएगी सीधी गंगापुर के लिए, करौली के लिए मां किला देवी के दर्शन भी होते हैं। अभी समय के चलते पर थोड़ा काम स्लो हुआ था बीच में, पर अब काम ने गति पकड़ ली है और इसका प्रभाव चुनाव को देखो बिल्कुल पड़ेगा जी स्वप्निल। ठीक है, एक बार फिर विक्रम सिसोदिया जी आपके पास मैं इस सवाल के साथ आ रहा हूं। विक्रम जी, की कांग्रेस कह रही है जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, या जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। कांग्रेस जो इस तरह की बातें कर रही है, क्या बसपा उसके साथ है? क्या आपको लगता है ये जातिगत जनगणना और आरक्षण वाला मुद्दा जो कांग्रेस ने उठाया है वो आपसे कुछ पर्टिकुलर वोट बैंक को छीन लेगा? देखिए, जातिगत जो जनगणना है वो तो स्वाभाविक है, होनी भी चाहिए। उसके मैं पर्सनल वे में उसके पक्ष में हूं, ताकि पृष्ठभूमि है उससे पता चल सके किसकी कितनी। और मैं बात करना चाहता हूं, ये जो मुद्दा है करौली लोकसभा क्षेत्र की बात की, तो मुझे आप करौली क्षेत्र, क्योंकि ये मुद्दा एक बृहद मुद्दा है और विकास की बात को लेकर आया हूँ, करौली और धौलपुर की बात को लेकर आया हूँ। तो मुझे हो सके तो आप ऐसे प्रश्न करें जो करौली और धौलपुर से, जिससे करौली मैंने आपसे एक्चुअली आप जब तकनीकी खामियां, दरअसल मैं यही पूछ रहा था, विकास की बात कर सके, रोजगार की बात सके। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर इलाके में आपका विकास का वादा क्या है, और दूसरा ये कि उसको बसपा कैसे पूरा करेगी, क्योंकि बसपा ना एनडीए के साथ है ना आईएनडीआईए के साथ है, बसपा अकेली चली है। बिल्कुल, माननीय बहन जी अपनी मजबूती के साथ में सदा रही हैं। और आपको बताना चाहता हूं, बसपा विकास की बात करते हैं, जिस तरीके से यमुना एक्सप्रेसवे का माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में जब बनाया, उसके बाद एक्सप्रेसवे का एक धड़ल्ले से पूरे देश में एक्सप्रेसवे बनने लग गए। ठीक है, अब आप बात कर रहे हैं, जैसे जब आप बात करें तो उत्तर प्रदेश को जो विकसित देने के साथ में जब बहन जी का जो समय था, यानी बहुजन समाज पार्टी का जब उस समय सरकार थी, तो आप देख सकते हैं गुंडाराज। अच्छा, खास बात यह है कि मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जब बसपा का शासन था और मायावती यूपी में सीएम थी, उस वक्त में यूपी और उत्तराखंड के लिए जर्नलिज्म कर रहा था, तो कानून व्यवस्था टाइट तो थी। ये जो विक्रम सिसोदिया जी दावा कर रहे हैं वो बेसिर पैर का नहीं है, बल्कि उसके पीछे सच्चाई है। सुखराम कोहली जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ सुखराम जी, मैं ये थोड़ा सा जानना चाहता हूं आदरणीय हमारे बसपा के प्रत्याशी विक्रम सिसोदिया जी और कांग्रेस के प्रत्याशी भजनलाल जाटव जी को, कि ये दोनों मुझे ये बताएं कि क्या ये संगठनात्मक रूप से धौलपुर करौली के किसी लोग को जानते हैं? क्या ये जानते हैं कि मंडल कितने हैं? क्या ये जानते हैं कि जिला कार्यकारिणी में लोग कितने हैं? जब इनको यही नहीं पता है तो किस बेस पर यह चुनाव लड़ रहे हैं? आप अच्छी तरह जानते हैं कि भजनलाल जी ने क्या अपने पिछले कार्यकाल में किया है, जिस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार के मापदंड स्थापित किए, उनको लेकर के जिस तरह से जनता के बीच में जा रहे हैं। जाटव ने भी जो जिम्मेदारी उन्हें मिली हुई है उसमें कोई ऐसा बहुत ब्राइट काम नहीं कर दिया है जिससे ये महसूस हो कि नहीं वो लोकसभा भी संभाल सकती हैं। नहीं, निश्चित रूप से वो हमारी हिंदू देवी जाटव जी पहले प्रधान रही हैं और एक बहुत ही लोकप्रिय वहाँ हमारी नेता रही हैं। नहीं, लेकिन अपने काम को लेकर वो प्रधानों की श्रेणी में नंबर 1 बनकर उभरी हो, ऐसा तो नहीं है। नहीं, कोई भी आज भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता एक कार्यकर्ता से धीरे धीरे वो ऊपर बढ़ता है, और जिस तरह से उन्होंने करौली में बहुत अच्छे काम किए अपने प्रधान के काल में, और हमारे इस लोकसभा के काल में भी बहुत अच्छा काम करेंगे। मैं एक विक्रम जी से एक बात करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने यूपी की बात की है,
यूपी में जिस समय मायावती जी की सरकार थी और उस समय एक समाज विशेष कोली समाज के जो एससी में आता है उसको डिवाइड करने का इन्होंने काम किया था, और वहां पर उन्होंने जो कोली लिखता था उसको ओबीसी में डाला था उन्होंने, और जो कोरी लिखता है उसको एससी में डाला था। क्या इसकी बात ये जवाब दे पाएंगे? क्योंकि विक्रम जी, आप मायावती सुन जी रहे हैं अपनी सवाल? जगह पर अगर आप सुन पा रहे हो, इस पर जवाब देना चाहें। माननीय पूर्व विधायक जी, ये आपको अगर बताना चाहता हूं, जिस तरीके से आपने पहली बात को कही विकास की बात की धौलपुर की, मैं बताना चाहता हूं जिस तरह मैं भी 3 साल जिलाध्यक्ष रहा हूं भारतीय जनता पार्टी में एससी मोर्चा का, और मंडल तक मेरे गांव तक मेरे कामार रही है। और मैं बताना चाहता हूं माननीय पूर्व सांसद जो रहे मनोज आरोजोरिया जी, उनके दोनों बार मैंने कमान संभाली थी। ऐसा कोई मुझसे क्षेत्र छूटा हुआ नहीं है, चाहे वो करौली की सारी तहसीलें हों, चाहे वो नगर पंचायत हो, चाहे वो नगर परिषदें हों, एक एक गांव एक एक धाड़ी मेरा रटा हुआ था। और इसके बाद भी बताना चाहता हूं, चाहे वो धौलपुर की जिले के विधायकों के इलेक्शन हो, चाहे वो धौलपुर विधायक का इलेक्शन हो, चाहे वो रायखड़ा विधायक जी का इलेक्शन हो, चाहे वो आपके बाड़ी की बात करें, चाहे वो बसड़ी की बात करें, माननीय मैं आपको बताना चाहता हूं मैं जिस तरीके से समर्थन कर। ठीक है, मैं अभिषेक क्लोजिंग कमेंट चाहता हूं आपसे। किस तरह का मुकाबला आप देख रहे हैं इस सीट पर? मामला वन साइडेड तो नहीं है? एक भाजपा के विधायक के साथ आप जातिता को इस टाइप से हावी करना चाह रहे हैं, समानता की बात नहीं, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं। अभिषेक क्लोजिंग कमेंट दें। समानता की बात करी है, जिस तरह बाबा साहब ने उन्मूलन की बात करी है, अगर बाबा साहब ने दलित समाज को आज बताना चाहता हूं, आज आप विधायक रहे तो। अभिषेक क्लोजिंग कमेंट दें। बिल्कुल सर क्वेश्चन किस तरह का मुकाबला अंततः दिख रहा है वहां पर? तो मुकाबले की बात करें तो मुकाबला तो कांग्रेस और बीजेपी की रहेगा। और बात करें तो कांग्रेस में 3 विधायक हैं, पर 3 विधायक मुझे कहीं प्रचार नजर नहीं आ रहे हैं। बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, वो कहीं धौलपुर प्रचार नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ। तो बड़ी बात तो ये, कांग्रेस के 3 विधायक होने के बाद भी तीनों विधायक मुझे भजनलाल जाटव हैं, उनके साथ सिटी में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। और भजनलाल जाटव भी लगता है धौलपुर नहीं आए। एक बार बाड़ी सरमोत्रा आके उन्होंने खाना पूर्ति कर दी है। और 3 विधायक मतलब रोहित बोरा, संजय जाटव और सोरानी कुशवाहा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। ये था आज का पंचतंत्र। नमस्कार।